नमस्कार। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रवण गुप्ता। ब्लैक एंड व्हाइट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में मतदान का एक राउंड पूरा हो चुका है। अब दूसरा राउंड 3 नवंबर को और तीसरा राउंड 7 नवंबर को होना है। इस एपिसोड का जो विषय है वो है बिहार के स्थानीय मुद्दे। बिहार में स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं और जिस पर लोगों में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया से श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूर्णिया से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। दूसरे हमारे साथ हैं किशनगंज से मारवाड़ी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सजल प्रसाद। और तीसरे हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट शंभू भद्रा, जो रहने वाले अररिया के हैं लेकिन अभी रोहतक में हरिभूमि के स्थानीय संपादक हैं। शंभू भद्रा दैनिक जागरण और लोकमत टाइम्स में काम कर चुके हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं शंभू भद्रा से। शंभू जी, एक राउंड पूरा हो चुका है, अभी बिहार में दूसरे राउंड को लेकर बिहार में क्या माहौल है? देखिए, बिहार में जो चुनाव है, इसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खास करके जो धारा 370 की बात है, या चीन की बात है, या पाकिस्तान की बात है, ये जो सभी पार्टियों के जो स्टार प्रचारक नेता हैं, वो अपने भाषणों में उठाते हैं। जहां भी रैली करते हैं, वहाँ जहां भी रैली से में जाते हैं, तो वहाँ इन मुद्दों को उठाते हैं। और इसका स्थानीय स्तर पे थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण के रूप में दिख रहा है। उसका नतीजा कि एक छोटा मोटा ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, अररिया को मैंने देखा, गाँव घूमा, आसपास गया, तो लोगों में इस तरह की चर्चा करते सुना कि जो ध्रुवीकरण की जो बात है, वो एक कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में है। लेकिन इसी के साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर जो प्रदेश के नेता हैं, वो भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। जो हमारे सत्तासीन पार्टी है या उसके नेता हैं, उसके लोग हैं, वो उस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। विपक्ष मुद्दा को उस तरीके से उठा नहीं पा रहा है कि स्थानीय लेवल पे अगर देखा जाए तो बिहार में 2 चीज़ पे काम हुआ है पिछले 15 साल में, रोड और बिजली। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि बिहार में काम नहीं हुआ है, जिसमें कि कृषि है, आपका रोजगार है, इंडस्ट्री के लिए कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में जो इंडस्ट्री संभव है, जो चीज़ हो सकता है, पलायन आज भी समस्या बनी हुई है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री पे सरकार का कभी फोकस ही नहीं रहा कि प्रदेश को हम एक समृद्ध प्रदेश कैसे बनाएं। एक समय में जो बिहार भारत का रूर कहलाता था, झारखंड जब साथ में था और खनिज संपदा से भरपूर स्टेट हुआ करता था, वो स्टेट आज जीडीपी में देखेंगे और एसडीपी में देखेंगे तो बहुत नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार के में सत्ता चाहे किसकी भी रही हो, पिछले 15 साल में अगर राजद की सरकार रही हो, अगले 15 साल जदयू की सरकार रही हो, दोनों 30 साल को मिला दीजिए तो इस 30 साल में बिहार ने डेवलपमेंट को हमेशा तरसता ही रहा। बिहार कभी भी ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ। और 30 साल किसी भी पार्टी के लिए कम नहीं होते हैं। 15 साल उस पार्टी को और 15 साल इस पार्टी को कम नहीं है किसी प्रदेश के विकास करने के लिए। 15 साल बहुत समय होता है। अब भी अगर वो नेता वही बात करते हैं कि स्कूल की दशा खराब है, हॉस्पिटल की दशा खराब है, एजुकेशन और हेल्थ में स्टेट की हालत बहुत खराब है, कभी पटना हुआ करता था, शिक्षा की राजधानी हुआ करता था, आज लोग बिहार के विद्यार्थी कोटा में जाके पढ़ते हैं, तो ये शर्म की बात है उस स्टेट के लिए जिसके मुखिया विकास पुरुष हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिहार से एक साल में 27,000 करोड़ रुपया जो स्टूडेंट बाहर पढ़ाई करते हैं, वो बिहार के पैसे खर्च कर रहे हैं बिहार से बाहर। 27,000 करोड़, आप अंदाजा लगाइए कि ये बिहार से पर ईयर बाहर जाता है शिक्षा के फीस के रूप में, चाहे वो आईआईटी के कोचिंग के लिए जाता हो या कोई और काम करता हो। तो यानी ये अमाउंट जो बिहार में रहता, बिहार का डेवलपमेंट होता, वो पैसा बिहार से बाहर जा रहा है। इस तरह से पलायन बिहार की बड़ी समस्या है, जिस पर कि इस चुनाव में कुछ खास चर्चा नहीं सुनने को मिलता है
कि बिहार के 2 करोड़ आबादी कहीं न कहीं बिहार से बाहर जाके काम करना पड़ता है उसको, और उसको जिल्लत भी झेलनी पड़ती है, अपमान भी सहना पड़ता है। शिक्षा योग्य होने के बावजूद उसको बिहार से बाहर जाकर के कई तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। और ये एक इकोनॉमिक्स समझने की बात है कि अगर आप 50,000 कमाते हैं और अगर जहां बिहार से कोई बाहर आदमी है, दिल्ली में है, तो वो अगर 50,000 में से 25,000 तो वहां खर्च करेगा दिल्ली में अपने जीने के लिए। तो स्वाभाविक है कि दिल्ली की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, न कि बिहार की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो कि जो सरकार में है, सरकार में जो कहते हैं कि पलायन से मनी ऑर्डर इकोनॉमी, यानी कि बिहार में एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी है कि जो रिक्शा वाले से लेके और आईआईटी प्रोफेशनल तक जो बिहार के लोग बाहर काम करते हैं वो पैसा बिहार को भेजते हैं। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। अगर सरकार सही रहेगी, सरकार ढंग से काम करेगी, तो जरूरी नहीं है कि इन्फोसिस बेंगलोर या हैदराबाद में अगर ऑफिस खोल सकता है तो वो पटना, दरभंगा और पुणे में भी खोल सकता है, क्योंकि बाहर के सारे एम्प्लॉय में 40% एम्प्लॉय बिहार के होते हैं, चाहे आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो सरकार अगर प्लानिंग से एक विश्वास के साथ काम करेंगी तो इंडस्ट्री यहाँ आएगी, स्टेट में आएगी, और जो बिहार का पैसा बाहर जाता है या बाहर का पैसा बिहार आने से रुकता है वो नहीं रुकेगा। तो इस तरह से कई सारे मुद्दे हैं ठीक जो है चुनाव में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जी। मैं अब बात करता हूं लोकल जो मुद्दे हैं अररिया के, उस पर। आपके यहाँ जो अररिया में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक है जी। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, और जोकीहाट और सिकटी। ये छह, सिट्टी। जी, ये 6 सीट हैं। तो अररिया में लोकल जी। मुद्दे क्या हैं सालों से, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिन पे सरकार ने ध्यान नहीं अब दिया? मोटे तौर पे क्या है अररिया की समस्याएं? मोटे तौर पे देखेंगे अररिया में, तो अररिया जैसे जिला है, अपने में जिला मुख्यालय है, लेकिन ये अविकसित जिला में से है, यानी कि जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें ढंग की नहीं है, बिजली सप्लाई है लेकिन बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई साधन नहीं है यहाँ पे। स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है, हॉस्पिटल ढंग के नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं जो पूरे जिले में सभी विधानसभा की स्थिति में यही हालत है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लेवल पे, एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। कुछ भी मतलब डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, घूम फिर के वही हिंदू मुस्लिम धर्म की बात होती है चुनाव में, जाति की बात होती है चुनाव में। इससे अधिक हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लो, आपका क्या कहना है कि पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने आपके इलाके में कोई काम ही नहीं किया है? कोसी बेल्ट में आपको याद होगा कि 2008 में भीषण बाढ़ आई थी, कोसी का बांध टूट गया था, और इसमें 45 से ये समूचा जिला अगर आप देखेंगे कोसी बेल्ट और सीमांचल को जोड़ेंगे तो कम से कम 10-12 जिला है और 45 से 48 विधानसभा क्षेत्र है। वहां पे लोगों के खेत में 5-5 फुट 10-10 फुट बालू जम गया था। उसको हटाने के लिए सरकार ने पैकेज का अनाउंस किया, ये किया वो किया, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला। अभी भी जो भूमि पहले कृषि योग्य थी वो बंजर बनी हुई है, सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये जो सरकार जो पटना में सरकार बैठी रहती है, चाहे वो पिछला 15 साल हो या ये 15 साल हो, इस 30 साल को जोड़ेंगे तो सीमांचल और कोसी का प्रदेश सबसे पीछे रहा है। किसी ने इसके विकास पे ध्यान नहीं दिया है। रेलवे जो 2008 में टूटा हुआ है वो रेलवे आज तक नहीं जुड़ पाया है, आज तक वो रेलवे नहीं चल पाया है, जो कि यहाँ 1976 से रेलवे चलती थी। तो यानी कि विकास के प्रति सरकारों का ध्यान इस तरह से है। ये कहने के लिए आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का मुद्दा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो रेलवे के काम शुरू हो जाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होता है रेलवे का काम ठप हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। सड़कों का वही मतलब आप देखेंगे तो हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है, जो स्कूल है उसकी स्थिति खराब है, और रोजगार तो है ही नहीं, और कृषि को ढंग से काम ही नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये क्षेत्र बिहार का भी, एक तो बिहार पिछड़ा है, ऊपर से ये सीमांचल और कोसी का क्षेत्र बिहार में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। जी, अब हम आते हैं पूर्णिया से श्री विजय कुमार श्रीवास्तव के पास। विजय जी, आप पूर्णिया में हैं, पूर्णिया में रहते हैं, आपने इतने सालों से
समाज में के क्षेत्र में काम किया है। पूर्णिया के क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार। जी। पूर्णिया आज के डेट में 250 वर्ष पुराना जिला है। बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत उपेक्षित है और बहुत प्रताड़ित है। पिछड़ा इसलिए कि कुछ उदाहरण देना चाहेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा पूर्णिया जिला में जितनी लंबी रेल लाइन बिछाई गई थी, आज के डेट में भी पूर्णिया जिले में रेलवे लाइन की लंबाई उतनी ही है। एक बात। दूसरी बात, सजल जी किशनगंज से हैं, हम अभी पूर्णिया से बैठे हुए हैं। किशनगंज पूर्णिया में कोई अंतर नहीं, अररिया पूर्णिया में कोई अंतर नहीं, पूर्णिया कटिहार में कोई अंतर नहीं। किशनगंज और पूर्णिया के बीच में आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ये उपेक्षा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पूरे विश्व का। सिर्फ 40 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा देने से किशनगंज और पूर्णिया के बीच रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। आज तक इस मुद्दे को हम कई बार उठाए, ना पॉलिटिकली इसको लिया गया, ना एडमिनिस्ट्रेशन पे लिया गया। तीसरा उदाहरण आपको एक देते हैं कि भवानीपुर प्रखंड है पूर्णिया जिले में, उसमें एक अकबरपुर ओपी है, पुलिस आउटपोस्ट। सर वो 109 वर्ष पुराना है। 109 वर्ष में उसको पूर्ण थाना का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। वहाँ के स्थानीय लोग इस मांग को लेके वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन 109 वर्ष पुराना जो ओपी है पुलिस का, उसको आज तक पूर्ण थाना का दर्जा नहीं मिला है। ये कितनी बड़ी उपेक्षा की बात है, आप इसको मतलब समझ सकते हैं। पिछला जो बिहार विधानसभा चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी का जो बिहार पैकेज जो डिक्लेयर्ड हुआ था, उसमें पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट एक विषय था, एक महत्वपूर्ण पार्ट था उसका। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, फिर दूसरा विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है, लेकिन वो पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट वही का वही है। और जिसमें दरभंगा सिविल एयरपोर्ट की कोई चर्चा नहीं थी, दरभंगा सिविल एयरपोर्ट उस पैकेज में ना होने के बावजूद भी उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब इसको कितनी बड़ी उपेक्षा कहेंगे आप? सिविल एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी से पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया 250 वर्ष पुराना पूर्णिया जिले के जो अंचल हैं, जिसमें करोड़ों आबादी है, जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार ही नहीं, कोसी के 3 जिले और बिहार के भागलपुर, ये सब का इलाका, मतलब पूर्णिया के 100 किलोमीटर के रेडियस में बिहार के 10 जिले आते हैं। यहाँ सिविल एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी से इतनी बड़ी आबादी को बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाता, विकास के बहुत बड़े द्वार खुल जाते, तो उसको लंबित कर दिया गया जानबूझकर। पूर्णिया विरोधी लोग, पूर्णिया के अंचल के करोड़ों आबादी के विकास के विरोधी जो लोग हैं, या पॉलिटिकली यहाँ कोई अटेंशन नहीं होता है यहाँ के विकास के लिए। अभी वो बतला रहे थे शंभू जी, बिल्कुल सही बतला रहे थे। आप देखिए कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय चलता है, ये एयरफोर्स कैंपस में, वो 16 वर्ष पुराना हो गया और उसके जमीन का अप्रूवल प्रधानमंत्री जी के जो पहली पाली की सरकार थी 2014 में, उसके उस सरकार के फर्स्ट कैबिनेट में उसके लिए जमीन अप्रूव किया गया था। और जमीन हैंड ओवर टेकन ओवर भी हो गया, लेकिन अभी तक उस स्कूल का कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनना शुरू हुआ है। ये भी कितनी बड़ी उपेक्षा है। अब इस तरह से देखिए कि यहाँ कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था पूर्णिया में, वो भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण बैंक हुआ करती थी, उसका विलय कर दिया गया उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर में। ये कितनी बड़ी उपेक्षा है। सबसे बड़े ग्रामीण बैंक को छोटे ग्रामीण बैंक में विलय कर दिया गया। यहाँ कैनरा बैंक का आंचलिक कार्यालय था, उसको डिग्रेड करके रीजनल ऑफिस कर दिया गया। यहाँ दूरदर्शन मेंटेनेंस सेंटर, जिसको डीएमसी कहते हैं, वो पूर्णिया में था, उसको सहरसा शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ 40 वर्षों से एसबीआई का जोनल ऑफिस कार्य कर रहा था, एसबीआई के अपने निजी जमीन में और निजी बिल्डिंग में, उसको भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया, जो किराए के मकान में चलता है। अब भारत सरकार एक एक पैसा बचाने का दावा करती है और लाख रुपये प्रति माह किराए का बर्डन एसबीआई पे डाल दी। अब ये सब जो साजिश है, ये कितनी बड़ी साजिश है। पूर्णिया विरोधी लोग, एक तो पूर्णिया को कुछ दिया नहीं गया, उल्टे पूर्णिया में जो 40 वर्षों से जो संस्था काम कर रही थी, पूर्णिया के विकास के लिए कर रही थी, पूर्णिया के अंचल के कई जिलों के लिए कर रही थी,
उसको वापस ले लिया गया। अब ये देखिए कि अब यहाँ कृषि के लिए जो सबसे बड़ा अभी हाल में बहुत बड़ा मुद्दा बना था, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। आप बतलाइए कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी का लाभ बिहार के किसानों को मिलता है क्या? पूर्णिया के किसानों को मिलता है क्या? पूर्णिया के अंचलों के किसानों को मिलता है क्या? ये हमारा जो इलाका है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और सीमांचल, ये सब जितना भी है कोसी, इसमें आज के डेट में सबसे बड़ा क्रॉप, कैश क्रॉप का रूप ले लिया है मक्का की खेती। अभी पिछले बार मक्का की खेती में फसल तैयार हुआ और इतनी बारिश हो गई कि वो फसल सारा बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ? कि उसके स्टोरेज के लिए गोडाउन नहीं है, रूरल गोडाउन नहीं है। रूरल ग्राउंड के लिए सरकार कितना क्लेम करती है, नाबार्ड में योजना है, राज्य सरकार में योजना है, लेकिन रूरल गोडाउन कहीं नहीं है। रूरल गोडाउन के अभाव में वो लोग स्टोर नहीं कर सके, मार्केट में उसका प्राइस अच्छा नहीं था, और मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो भारत सरकार का जो बहुत बड़ा एक राहत होता है किसान के लिए, वो नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि अरबों खरबों की वो मक्का की फसल किसानों की बर्बाद हो गई, किसान कंगाल हो गए, किसान जो है बदहाल हो गए। तो ये इतनी बड़ी बात है, जिस एमएसपी के लिए पंजाब हरियाणा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, अभी तुरंत हुआ, सबके संज्ञान में है, लेकिन एमएसपी का लाभ कभी मिलता है क्या यहाँ के किसानों को? कभी नहीं मिलता है। आपको जो फसल बीमा योजना है उसका लाभ मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता है। किसान को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। किसानों की इतनी बदहाली है, इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी उसकी कमजोर स्थिति है, जिसकी चिंता कोई नहीं करता। ये सब ये कुछ ऐसी बातें हैं। जी। आप रेल देखिए कि पूर्णिया किशनगंज का रेल कनेक्टिविटी यदि हो जाता तो किशनगंज से होकर देश के विभिन्न भागों में जो ट्रेन गुवाहाटी से ओरिजिनेट होके भाया किशनगंज, कटिहार, भाया बरौनी देश के विभिन्न भागों को जाती है। यदि पूर्णिया किशनगंज के बीच रेल कनेक्टिविटी हो जाता सिर्फ 40 किलोमीटर रेल बिछाने से, तो पूर्णिया जो आज रेल के मामले में बहुत उपेक्षित है जी, तो अब दूर हो जाती। किशनगंज से डॉक्टर सजल प्रसाद हैं हमारे साथ। सजल जी, किशनगंज की क्या समस्या है? समस्याएं तो अनंत हैं, कहां से मैं शुरू करूं? मैं केवल 30 वर्षों की बात नहीं करूंगा, मैं बात करना चाहूंगा आजादी के बाद से ही। किशनगंज को हमेशा उपेक्षित रखा गया। किशनगंज पूर्णिया जिला से अलग हुआ सन 1990 में, और ये स्वतंत्र रूप से हम इसे छोटा रखते हैं, सिर्फ 15 और 30 सालों की ही बात करते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। जी नहीं, मैं ज्यादा नहीं, मैं केवल आपको इंगित कराना चाह रहा हूँ। जी। और जिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात शंभू जी कर रहे थे और हमारे विजय भाई भी कर रहे थे, मैं वही बताना चाह रहा था कि कांग्रेस के जमाने में भी यहाँ पर जूट मिल का शिलान्यास हुआ किशनगंज, क्योंकि जूट यहाँ काफी उत्पादित होता था, लेकिन वो शिलान्यास होकर के ही रह गया, और वो जमीन अब जाकर के वापस से इंडस्ट्रियल एरिया को के पास है बिहार सरकार की, और उसमें अब जो है एक इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज खुला है। मतलब जूट मिल का सपना ही रह गया। शाहनवाज साहब आए 1999 में जब जीतकर, तो उन्होंने भी एक प्राइवेट जूट मिल की स्थापना के लिए यहाँ शिलान्यास किया, लेकिन वो भी केवल शिलान्यास होकर के रह गया, वो चुनाव हारे और वो पैक हो गया, वो भी नहीं हो पाया। तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं है यहाँ। और मैं जानता हूं कि किशनगंज जिला के जितने भी हमारे, जैसा कि अभी बता रहे थे कि 2 करोड़ लोग यहाँ से पलायन करते हैं, और मैं भी मानता हूं कि किशनगंज जिला के बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करते हैं। और पलायन क्यों करते हैं? रोजगार के लिए। रोजगार अगर आपको आपके घर में मिलेगा तो कोई क्यों बाहर जाना चाहेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है, और हर सरकार के सामने ये समस्याएं आई है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि 1990 के बाद ये 30 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है जिन भी सरकार का, उसमें किशनगंज की उपेक्षा हुई है। किशनगंज को लोगों ने अपने नजरिए से नहीं देखा। यहाँ वोट बैंक की ही राजनीति होती रही, चाहे वो हिंदू मुसलमान की राजनीति रही हो, सांप्रदायिक राजनीति रही हो। यहाँ जाति बिरादरी हमारे किशनगंज में तो नहीं हो पाता, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति खुल करके होती है। और ये कहा जाता है कि बीजेपी सांप्रदायिक है, और वो उसी तरीके से जितने, मैं बिल्कुल खोल करके आपसे बात करना चाहूंगा कि हिंदू मतदाता जो है वो गोलबंद हो जाते हैं बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ,
और सेक्युलर के नाम पर जो है कुछ लोग उस तरफ हो जाते हैं। मतलब नहीं, अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी वहां किशनगंज में है। मैं आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। और अब जो AIM की पार्टी जो है वो जी अब वहां जी है जी जी। वो आ गई है, और उसके पहले विधायक हमारे किशनगंज से ही उपचुनाव जीत करके गए हैं, तो वो बिल्कुल दखलंदाजी में आ गए हैं और वो बिल्कुल दावा कर रहे हैं। और खास करके उन्होंने सीमांचल को जो विशेष क्षेत्र का जो दर्जा देने की बात उठाई है आर्टिकल 31 में या ऐसे ही कुछ जिसमें वो कह रहे हैं, तो उसको लेकर के लोगों में एक जागरूकता तो आई है। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा उनके सामने, ओवैसी साहब तो हैं, उनकी राजनीति भी कोई नहीं कह सकता हो, उसको आप बिल्कुल सेकुलर नहीं कह सकते। वो भी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, जिस तरीके से अगर बीजेपी पर आरोप है तो वैसे उन पर भी आरोप लगते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश में हूं आपसे कि कोई इंडस्ट्री हमारे वहां नहीं, और इंडस्ट्री नहीं होने के कारण गरीबी है, रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर के, हमारे ही लोग, अभी आप देखें कि कोरोना में जब सब लोग वापस आए थे तो पंजाब से बसें आई हमारे वहाँ पोठिया ब्लॉक, जहां पर कि अभी AIM के जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक कह सकते हैं, जो अब पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, पोठिया में आई, टेढ़ागाछ में बसें आई, और पंजाब में फिर यहाँ से लोग मजदूर भर करके गए और वहां के खेतों में काम कर रहे हैं। तो क्या वो वही उपज, वही फसल हमारे खेतों में जब हो रहा है और हो सकता है, तो इसके लिए सरकारें की कोशिश क्यों नहीं करती? हाँ, एक कृषि कॉलेज की स्थापना हुई है, लेकिन वो अब एक है कि हुई है, लेकिन उसका कोई फायदा अभी तक हमारे इलाके को नहीं मिला है। वहां पर हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, वहां पर फिशरिंग की भी पढ़ाई अब शुरू होने वाली है। तो या फिर कृषि कॉलेज की जो बुनियाद ये स्थापना हो चुकी है, तो ये इसका फायदा इलाके को मिले, ये अभी बहुत दूर की कौरी लग रही है मुझे। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि देखें आप कि पश्चिम बंगाल में मैं ये बता रहा था कि अभी जिस 27,000 करोड़ की का पलायन हो रहा है दूसरे क्षेत्रों में, हमारे ही बिहार के बच्चे जाकर के दे रहे हैं, चाहे वो विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या फिर देश के अन्य राज्यों में जाकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, चाहे वो कोचिंग ले रहे हो IT की या फिर मेडिकल की। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ममता बनर्जी बगल की हैं, वो लड़ती भी हैं और अपने वहां मेडिकल कॉलेज खोलती भी हैं, लेकिन किशनगंज में या फिर बिहार में अभी तक किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई। पूर्णिया में एक निर्माणाधीन है, मधेपुरा हुआ है, तो अभी तक वो पिछले साल ही वो MCI के तहत या हो जाना चाहिए था, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार भी देखिए पता नहीं क्या होता है। तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 15 वर्षों में कोई मेडिकल कॉलेज, बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज नहीं खुले, जबकि पश्चिम बंगाल में पिछले साल 4 खुले, और इस बार मैंने सुना है इस बार कि कूच बिहार में भी नहीं, जलपाईगुड़ी में भी फिर से एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति मिल गई है। तो जब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, एक कर्नाटक छोटा सा राज्य है, 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां, क्यों नहीं यहाँ खोलने को दिया जा रहा है? एक मैं आपको बताऊं किशनगंज की बात। किशनगंज में चाय की खेती होती है, और किशनगंज को ये श्रेय जाता है कि उसने पूरे बिहार को चाय उत्पादक राज्य की श्रेणी में ला खड़ा किया है। ये किशनगंज को क्रेडिट जाता है, यहाँ के चाय उद्यमी को जाता है, चाय कृषकों को जाता है। लेकिन आज तक ये चाय की खेती पे इतनी नजर है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि सियासी क्या इसमें अड़चने हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ठीक है, सरकारी जमीनें किन्हीं के पास रही होगी चाय उद्यान में, आप उनसे ले लें, उनसे खींच लें, लेकिन चाय की खेती को तो बढ़ावा दें, आप उसे इंडस्ट्री का दर्जा दें। यहाँ पे टी प्रोसेसिंग यूनिट भी बनी है, लेकिन उस तरीके से फ्लोरिश नहीं कर पा रही है जिस तरीके से हमारे निकटवर्ती उत्तर बंगाल में चाय की प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है और चाय की खेती हो रही है। तो ये पूरे बिहार की बात है। मैं चाय की खेती के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जूट जब नहीं हुआ तो लोग चाय की तरफ मुड़े, और फिर चाय में भी अब देख रहे हैं कि फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पश्चिम बिहार और बंगाल की भी कुछ अड़चने हैं। टी बोर्ड भी यहाँ पर जो सेंट्रल टी बोर्ड है वो भी उस तरीके से मदद नहीं कर रहा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टी बोर्ड करता है। अब क्या कारण है, इसके भी बारे में समझना पड़ेगा। ये सियासी कारण है या कुछ और कारण है? मैं मानता हूं
कि ये किशनगंज अपने आप में अनूठा है और ये यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे, भोले भाले, भाईचारगी के साथ रहने वाले और हमारा सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो पूरे देश में अपने आप में एक उदाहरण है। नहीं तो और ये मैं ये भी ओवैसी के आने से क्या उम्मीद बनी है, लोग कैसे इस चीज को अब रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, आपने एक अच्छी बात कर दी और ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। ओवैसी का जो प्रवेश हुआ है और वो मान के चल रहा है कि ये मुस्लिम बहुल जिला है और ये 70%, और ये बात सही है कि 70% मुस्लिम भाई हमारे यहाँ रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करना चाहूंगा कि यहाँ पर एक ऐसी भाईचारगी और ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव रहा है कि जब 80 के दशक के पहले जो पंचायत चुनाव हुआ करते थे उस समय तक, तो यहाँ पर इस तरीके से सीटों का बंटवारा होता था कि कोई मुसलमान अगर मुखिया है तो सरपंच होता था हिंदू, और कोई हिंदू अगर मुखिया है तो सरपंच होता था मुस्लिम। तो इस तरीके से भाईचारगी चलती। लेकिन सियासी जो बातें हैं वो अब तेजी से फैल रही हैं। मैं मानता हूं कि जब से ये सांप्रदायिक राजनीति ये सियासत में आई है, सांप्रदायिक राजनीति चाहे वो कोई भी पार्टी करती हो, वो किसी भी क्षेत्र का भला नहीं कर सकती। अच्छा, तो अभी आपका क्या आकलन है, हवा किस तरफ जाती दिख रही है आपके इलाके में? देखिए भीड़ तो जुट रही है, ओवैसी की सभाओं में भीड़ जुट रही है और वो सीमांचल का मुद्दा उठा रहे हैं और ये पिछले लोकसभा चुनाव से ही वो उठा रहे हैं कि सीमांचल को विशेष दर्जा देना है आर्टिकल 31 के तहत, और वो बार बार इस मुद्दे को उठवा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग ये भी जानते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोग राजनीति की नब्ज को भी समझते हैं। यहाँ शांति और अमन पसंदगी लोगों की पहली पसंद होती है और वो नहीं चाहते। ये और बात है कि यंग वोटर्स जो हैं वो ओवैसी की तरफ मुझे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो सुलझे हुए वोटर हैं वो अभी सोच समझ करके ही वोट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब वो किसकी तरफ जाएंगे मैं कह नहीं सकता। अच्छा विजय जी, ये जो जंगल राज की बात कही जाती है कि लालू राबड़ी राज में जंगल राज था 15 साल, और अगर फिर उन्हें वापस लाया गया, तेजस्वी यादव को फिर वापस लाया गया, तो बिहार में फिर जंगल राज लौट आएगा। इस बात में आप कितना दम देखते हैं? मेरा सबमिशन ये होगा कि जिस जंगल राज की चर्चा होती थी या हो रही है, उसका एक दूसरा पहलू यह है कि सिविलाइज्ड जंगल राज क्या है बिहार में। सिविलाइज्ड जंगल राज ये है जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब ये बतलाइए कि विकास के लिए यदि एक ही जगह पे उसका अंबार लगा दिया जाए और दूसरे जगह सुखाड़ कर दिया जाए, इसको सिविलाइज्ड जंगल राज नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार में ही एक उदाहरण है कि 132 किलोमीटर के अंतर पे 2 एम्स, बिहार में ही सिर्फ उदाहरण है। देश के किसी भी प्रदेश में 132 किलोमीटर के अंतर पे एम्स कहीं नहीं है। अब देखिए कि ये जो पूर्णिया अंचल है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, ओल्ड पूर्णिया जिला, ये आज के वर्तमान बिहार से सबसे सुदूर है। इस सजल जी का जो कुछ इलाका है वो पटना से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पे भी पड़ता है। पूर्णिया शहर 350 किलोमीटर की दूरी पे है। अब स्वास्थ्य संबंधी चर्चा कर रहे थे सजल जी। अब 1975 में देखिए कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए बिहार सरकार के द्वारा संकल्प लिया गया था। 75 उधर, 25 और इधर 20, 45 वर्षों के बाद मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ है। सजल जी, या कटिहार का मामला हो या अररिया का मामला हो, आपको बतला दें गुप्ता साहब कि जब कोई यहाँ पूर्णिया में मेडिकल हब कहा जाता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है संवेदनशीलता की स्थिति में। जब कोई आदमी संवेदनशीलता की स्थिति में कोई पेशेंट पहुंचता है, उसको हायर सेंटर के नाम पर या तो पटना या सिलीगुड़ी भेजा जाता है। मेरा ये कहना है कि पूर्णिया अंचल में, सिर्फ पूर्णिया में, पूर्णिया पूरे अंचल में, अर्थात पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और इसके और भी सराउंडिंग में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज के डेट में भी बहुत जटिल है। कहने को पूर्णिया में मेडिकल हब है, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज है, कटिहार में मेडिकल कॉलेज है,
लेकिन संवेदनशीलता की स्थिति में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। सबसे नजदीक सिलीगुड़ी है और पटना है। संवेदनशील पेशेंट को जब सिलीगुड़ी और पटना भेजा जाता है तो जाने वाले भेजने वाले में 60% पेशेंट रास्ते में ही एक्सपायर कर जाते हैं। तो एम्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहीं थी तो हम लोग के इलाके में थी, उसको कर दिया गया दरभंगा। दरभंगा एम्स और पटना एम्स की बीच की दूरी है मात्र 132 किलोमीटर, जो देश में ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी देखिए कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से कोविड हॉस्पिटल एक पटना में किया गया, एक मुजफ्फरपुर में किया गया, 500 बेडेड। पटना और मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस मात्र 70 किलोमीटर है। यदि वो कोविड हॉस्पिटल उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता तो वो पूर्णिया में थी, पूर्णिया के आसपास में किशनगंज हो जाता, कटिहार हो जाता, अररिया हो जाता, तो उसकी सार्थकता होती। 500 बेडेड पटना में, 500 बेडेड मुजफ्फरपुर में, 90% बेडेड खाली है और पूर्णिया के अंचल के कोविड के लोग पटपटा के मर रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए कि आप एक जंगल राज की बात होती है तो ये सब सिविलाइज्ड जंगल राज है, सिविलाइज्ड जंगल राज मेरी मान्यता में। आप देखिए कि एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट कितना महत्वपूर्ण होता है, टर्मिनल जो है होता है जो ऑयल कंपनी का, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ अकेले मोतिहारी में दो बॉटलिंग प्लांट और 2 टर्मिनल, 4 चीज सिर्फ मोतिहारी में एक ही जगह कर दिया गया। क्या ये सिविलाइज्ड जंगल राज नहीं है? ये चारों चीज को यदि अलग अलग जगहों में किया जाता तो ये सबका साथ सबका विकास होता। क्या पूर्णिया नजर नहीं आता लोगों को? आप देखिए कि पूर्णिया 20 शहर में डाक विभाग की 5 एकड़ की जमीन है 20 शहर में, और पूर्णिया का जो डाक का नेटवर्क है पोस्टल डिपार्टमेंट का, वो मुजफ्फरपुर पीएमजी ऑफिस के अंतर्गत आता है, जो पूर्णिया से 350 किलोमीटर और सजल जी के अररिया किशनगंज गलगलिया से लगभग 500-600 किलोमीटर है। तो तीसरा पीएमजी ऑफिस बिहार में भागलपुर दिया गया। क्या ये उचित है? ये पूर्णिया और अररिया किशनगंज कटिहार में कहीं नहीं हो सकता था? ये जंगल राज नहीं है क्या? ये सिविलाइज जंगल राज नहीं है क्या? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ी उपेक्षा क्या हो सकती है? अब दूसरा चीज हम कहना चाहेंगे कि पॉलिटिकल इश्यूज, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज लोग तब समझते हैं जब नेता द्वारा इस बातों की चर्चा की जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज है, पब्लिक की नजर में है। उनको बहुत दुख है कि हमारा एसबीआई जोनल ऑफिस जो 40 वर्षों से चल रहा था उसको छीन लिया गया। हमारा ग्रामीण बैंक जो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक था, उसको मुजफ्फरपुर में विलय कर दिया गया। हमको एम्स मिलना था, हमको एम्स नहीं दिया गया। हमको कोविड अस्पताल मिलना था, नहीं मिला। सिविल एयरपोर्ट जो 4 वर्ष पहले चालू होना चाहिए था, उसको राजनीति का शिकार बना दिया गया। ये सब जो इश्यूज है वो पब्लिक के मन में है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस किसानों को नहीं मिलता, किसान बीमा का योजना नहीं मिलता। ये इश्यूज है, पब्लिक के मन में है, वोटर के मन में है, भले नेताओं के द्वारा चर्चा नहीं किया जाता। शंभू जी बोल रहे थे कि वो 2008 के फ्लड में जो ये सुपौल जो रेल कनेक्टिविटी भंग हुआ 2008-2020 12 वर्ष हो गए, रेल कनेक्टिविटी का रेस्टोरेशन नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण आपको बतला दें जो हम लोगों से जुड़ा हुआ होता है, निर्मली और सरायगढ़ जिसको कोसी ब्रिज कहते हैं, वो 86 वर्षों के बाद वो उसका रेस्टोरेशन हुआ है, 86 ईयर्स के बाद। इससे बड़ी उपेक्षा का उदाहरण और क्या हो सकता है? जो सीमांचल से भी जुड़ा हुआ है, कोसी से भी जुड़ा हुआ है और मिथिला से भी जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ ऐसे उदाहरण है जिसको देख के लगता है कि ये तो सिविलाइज्ड जंगल राज है। जंगल राज क्या होता है? जंगल राज मतलब सिर्फ गोली चलाना। गोली चलाने से ज्यादा खतरनाक है कि भावी पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल देना, भावी पीढ़ियों का भविष्य जो है कुचल के किसी पोटली में बांध के कहीं रख देना। ये है सिविलाइज्ड जंगल राज। इसको तो क्या ये स्वीकारने की बात है। तो क्या ये चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी इस बार 7 नवंबर को आपने जितनी बातें कही, ये मतदान में रिफ्लेक्ट करेगा? ये बिल्कुल करेगी। अब आ रहे हैं शंभू भद्रा पे। शंभू भद्रा, आपसे जो पिछला सवाल था मेरा कि बिहार में जंगल राज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो एनडीए के नेता हैं वो बार बार लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हैं और उस जंगल राज की याद दिलाकर लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर फिर आपने उन लोगों को वोट दिया तो फिर जंगल राज आ जाएगा।
एक्चुअली क्या है कि अभी आप बीजेपी की सरकार कहीं भी रही हो या बीजेपी के गठबंधन में कहीं भी सरकार रहे हो, तो पूरे देश में आप ट्रेंड देखेंगे कि बीजेपी हमेशा पिछली सरकारों के कामों को या उसकी नाकामियों को गिनवाती रही है। सेंटर में भी आप देखेंगे जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस की बात करते हैं, वो अपनी 5 साल को भूल जाते हैं जो अभी 5 साल उनका बीता है लोकसभा में। ऐसे ही बिहार में हो रहा है कि 15 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद इस 15 साल में आपने क्या किया, ये चर्चा करने के बजाय जनता के बीच पिछले 15 साल के जंगल राज में क्या हुआ वो गिनवाते हैं, वो भय दिखाते हैं कि फिर क्रिमिनल आ जाएगा। निश्चित रूप से वो 15 साल बिहार के लिए काला अध्याय की तरह से था। एजुकेशन बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और कास्टिज्म और क्रिमिनल ऊपर आया था। लेकिन इस 15 साल में जैसा कि श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से बिहार में जो विकास का रोड मैप होना चाहिए था, बिहार के विकास के लिए जो एक प्लान होना चाहिए था, वो किसी भी दल के पास नहीं है आज के टाइम में। चाहे आप राजद की बात करें, चाहे आप जदयू की बात करें, चाहे आप एलजेपी की बात करें, चाहे दूसरे छोटे दलों की बात करें, बीजेपी और इवन कांग्रेस की बात करें, इन सभी दलों के पास बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में सिर्फ चुनाव का मुद्दा ये है कि इनका डर वो दिखाते हैं, उनका डर वो दिखाते हैं और स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय चीजों पे विकास की बात नहीं करते हैं। ये जो कोसी का इलाका है और सीमांचल इलाका है, मैंने कहा कि पूरे देश में बिहार पिछड़ा हुआ है और बिहार में ये इलाका पिछड़ा हुआ है और इस इलाके के तमाम डेवलपमेंट की चीजें हैं जिसको की ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे अभी श्रीवास्तव जी एम्स की बात कर रहे हैं, हम तो एम्स तो दूर की कौड़ी मानते हैं। अगर हर एक जिला में एक ढंग का सरकारी अस्पताल काम करे, कहने के लिए रेफरल हॉस्पिटल है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो ये अगर जनरल अस्पताल ही अच्छे से काम करे इन जिलों में तो बहुत भला होगा, एम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो बात की चीजें हैं, आपके पास बेसिक ही नहीं है, हॉस्पिटल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इन जिलों में। एक आदमी बीमार पड़ता है तो या तो वो क्वैक के पास जाएगा या पूर्णिया में शोषण कराने के लिए जाएगा या सिलीगुड़ी जाएगा या पटना जाएगा, तब तक वो मर ही जाता है। तो यानी कि ये तो इलाज की स्थिति है इस इलाके में, इतना खराब है कि आदमी जो आम आदमी है उसमें ये इस चीज का आभास भी नहीं है, क्योंकि लीडरशिप हमारी कभी किसी इस मुद्दों पे चर्चा नहीं करती है। जब भी चुनाव आता है तो राम, हिंदू, मुस्लिम, इन सब चीजों को उछाल करके लोगों को जो जो बेसिक मुद्दे हैं उससे भटका दिया जाता है और उससे भी बात नहीं बनती है। तो कास्टिज्म एक बड़ा खेल है और खास करके बिहार में एक मैं खास बात कहना चाहूंगा कि जो जितने भी जदयू है या राजद है या एलजेपी है, सभी बैकवर्ड और दलित की पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त और फॉरवर्ड को अलग हाशिए पर छोड़ रखे हैं। पूरे बिहार की बात कोई नहीं करना चाहता है इस चुनाव में। बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। तो कहने का सेंस ये है कि धर्म फॉरवर्ड का तो ये है कि उनकी 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 जो उनका जो प्रतिशत है वो 15% के आसपास है। तो जाहिर सी बात है तो वो बड़ा वोट बैंक नहीं है। तो जाहिर सी बात है बिहार जहां जातियों में सारी राजनीति बटी हुई है तो फॉरवर्ड पे तो लोगों का ध्यान जाएगा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। एक मेन चीज है कि फॉरवर्ड इस वक्त बिहार में जो है वो या तो बीजेपी के साथ है या उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो विकल्पहीन की तरह से राजनीति में इस तरह से पीछे गए हुए हैं कि उनका कोई कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जो फाइटिंग है बिहार में, जो फाइट है कास्ट को लेकर का आप देखेंगे तो बीसी, बैकवर्ड और दलित, इन्हीं के बीच फाइट है और इन्हीं के बीच राजनीतिक दल सिमटा हुआ है। जो भी दल पॉलिटिक्स कर रहे हैं इन्हीं में से किसी न किसी कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। वो बिहार के जेन्युइन मुद्दे की, बिहार के शिक्षा की, बिहार के स्वास्थ्य के, बिहार में डेवलपमेंट की, बिहार में बेरोजगारी की, इन सब मुद्दों की कोई बात ही नहीं करना चाहता है। और दुर्भाग्य से बिहार की जनता भी जुझारू नहीं है, कभी भी अपने हक के लिए सड़कों पर बहुत कम आती है। कभी भी लड़ने के लिए बिहार की जनता नहीं आती है। हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है तो हम 4 दिन चक्का जाम नहीं करते हैं। आप हरियाणा में जाके देखिए, एक दिन पानी नहीं आता है तो जाके नल जल पे लोग वहां पे हंगामा करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। यहाँ हम अपने अधिकार के
लड़ने की बात नहीं। एक गांव में कोई अगर कोई मुद्दा उठा दिया, कोई लड़का बोल दिया, तो कहेगा अरे ये तो फलना जात का है, ये फलना समुदाय का है, ये चिल्ला का है, तो इस तरह से उसको बोल के किनारा कर देगा। तो बिहार के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उसको लेकर के जरा भी बात नहीं होती है। ना तो राजनीतिक वर्ग में सजगता है, ना आम जनता में सजगता है इन सब चीजों को लेकर के, ना बौद्धिक वर्ग यहाँ के जो है वो भी मुझे लगता है कभी कभी सोए हुए रहते हैं, कभी ढंग से मुद्दा नहीं उठाते हैं बिहार को लेकर के। जबकि सबसे अधिक बिहार के बुद्धिजीवी 40% पत्रकार केवल बिहार के हैं, जो कि विभिन्न चैनलों में विभिन्न जगह काम करते हैं, लेकिन बिहार पे उनमें गंभीरता कभी नहीं दिखेगी आपको बिहार को लेकर के बात करने में। खुद को बिहारी कहने में उन्हें कई बार शर्म लगता है। इसी बिहार के पत्रकार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों में, वो खुद को बिहारी कहना शर्म महसूस करते हैं। यानी कि ये स्थिति है, आप समझिए बिहार की कितनी दारुण स्थिति है, और जो कि राजनीति के तौर पे सजग स्टेट मानते हुए भी जनता यहाँ की या यहाँ के लोग जो है सो उस तरह से सजग नहीं है अपने मुद्दों को लेकर के, अपने लोकल चीजों को लेकर के। जी ठीक है, अब हम वापस आते हैं डॉक्टर सजल प्रसाद के पास। सजल जी, फिर उम्मीद क्या है? शंभू जी कह रहे हैं कि चारों तरफ जो है एक निराशा है, न उधर के नेता जनता की बात सुनने को तैयार हैं, न उधर के नेता जनता की बात को तवज्जो देने को तैयार हैं। तो आखिर फिर रास्ता क्या है, क्या उम्मीद है कहीं से? देखिए, राजनीति की पृष्ठभूमि तो समझनी पड़ेगी। राजनीति की पृष्ठभूमि यह है कि मंडल कमीशन के पहले की राजनीति फॉरवर्ड के हाथों में थी। मंडल कमीशन के बाद बिहार की राजनीति बैकवर्ड और दलित और मुस्लिम के गोलबंदी पर निर्भर आ गई है। तो निश्चित रूप से जब मंडल कमीशन के बाद लालू जी के आने के बाद ये जो राजनीति का जो ध्रुवीकरण दूसरे तरफ हुआ है, यहां से आप ये देखें कि पहले तो पिछड़ों में जागरूकता आई, फिर आप दलितों में जागरूकता आई, और अब मुस्लिम में भी जागरूकता आ गई है, और सब अपने अपने हित के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत होगी राजनीतिक पृष्ठभूमि में। अब आप देखें कि 30 वर्षों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 30 वर्षों में जागरूकता तो इतनी आ गई कि अब पिछड़ा वर्ग में भी 2 वर्ग हो गए, जैसा कि नीतीश जी के समय में हुआ, बीसी और ईबीसी 2 हो गए। ईबीसी के लिए अलग आरक्षण कोटा है, बीसी के लिए अलग आरक्षण कोटा है। दलितों में भी दलित हो गए, महादलित हो गए, और अब मुस्लिम में भी बांटने की कोशिश है कि ये पिछड़ा दलित है, पिछड़ा मुस्लिम है, ये फॉरवर्ड मुस्लिम है, ये दलित मुस्लिम है। तो यहां पर भी इस तरीके से बांटने की बात हो रही है। तो जब इस तरीके की सियासत होगी तो ये इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और राजनीतिक पृष्ठभूमि में जब इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं, और खास करके चुनाव के वक्त में, और बिहार में तो यही देखा गया है कि जिस जाति, जिस धर्म का वोट बैंक जिस इलाके में, खास करके हमारे किशनगंज में अगर आप देखें तो यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है, यहाँ पर जाति राजनीति पीछे हट जाती है। मैंने पहले ये बताया कि 1980 के बाद से राजनीति यहाँ पर बदली है। जी, आप ये बात कह रहे हैं। आप शंभू जी इस पे कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ शंभू जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जवाब देने की बात नहीं थी। जो विजय जी कह रहे थे, सॉरी सजल जी जो कह रहे थे, वो कि किस तरह से कास्ट की पॉलिटिक्स बदली है और कास्ट में जागरूकता आई है। कास्ट में जागरूकता नहीं, मैं इसको नहीं मानता कि ये कोई जागरूकता है, क्योंकि अगर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आपके घर में अस्पताल है कि नहीं, आपके घर के बगल में, आपके दरवाजे तक रोड नहीं है, इसको लेकर अगर आप बात करते हुए पाए जाते हैं, तब तो लगता है कि हाँ जागरूकता आई है। लेकिन मेरे जाति का कोई एमएलए बन जाए या मेरे जाति का कोई मुखिया बन जाए, इसको लेकर जागरूकता आई है, तो इसको कोई कंस्ट्रक्टिव जागरूकता मैं इसे नहीं मानता कि ये जो जागरूकता है वो कंस्ट्रक्टिव है। हाँ शंभू जी, मेरे कहने का आशय वही है। प्लीज मैं बात पूरी कर लूं, फिर आप आइएगा, मैं बात पूरी कर लूं। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए, तो लालू यादव जब सत्ता में आए थे, तो उन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड की पॉलिटिक्स की। जब नीतीश जी आए सत्ता में, तो उसके बाद बैकवर्ड को भी 2 क्लास में बांटा कि एमबीसी और बीसी, और उसके बाद दलित को 2 भाग में बांटा कि पासवान और नॉन पासवान। पासवान, रामविलास पासवान के नाम से पासवानों को छोड़ दिया गया और बाकी जातियों को महादलित बना दिया गया। वैसे ही बीसी में जादवों को छोड़ दिया गया राजद के लिए, बाकी जातियों को वो
एमबीसी में लेकर के आ गए, तो नीतीश कुमार उससे भी ज्यादा आगे निकले, लालू से भी ज्यादा निकले, विभाजन की राजनीति करने में उससे भी आगे निकले, और उन वर्गों को ही बांट दिया गया, और उसी बांटने के आधार पे उन्होंने राजनीति की और बार बार सत्ता में आए। लेकिन यह बिहार के उनके एजेंडे में भी जो व्यक्ति की खुद को विकास पुरुष के नाम से अपना प्रचार किया, वो व्यक्ति प्रदेश के लिए कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया है। अगर रोड और बिजली को आप माइनस कर दीजिए तो बाकी सभी सेक्टर में बिहार इस वक्त जीरो है, और उसकी कभी चर्चा नहीं होती है कभी। ठीक है, अब हम बात खत्म करेंगे। विजय कुमार श्रीवास्तव, मैं शंभू जी को जवाब देना चाहूंगा। जागरूकता से तात्पर्य मेरा अभिप्राय यही था कि ये जो जातिगत जो भावना पनपी है और जातियों के आधार पर जो अपना एमएलए और एमपी बनाने की जो बात उठी है, इसीलिए मैं कह रहा था कि लालू जी के बाद नीतीश जी ने जातियों को उप जातियों में बांटा। इस तरीके से अब ये बिल्कुल नकारात्मक है, और ये अगर सकारात्मक होता तो बिहार आज इतना पिछड़ा नहीं होता। जी ठीक, सकारात्मक राजनीति में बार-बार ये कह, आप दोनों लगभग एक तरह की ही बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों का पॉइंट भी लगभग एक जैसा ही है, विचार अलग अलग हैं। अब मैं कंक्लूडिंग कमेंट लेना चाहता हूं विजय कुमार श्रीवास्तव जी से कि आपको क्या लगता है, उम्मीद इस बार कुछ नजर आ रही है? संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए, नजर तो बिल्कुल आ रही है, लेकिन ऐसे अवसर पे स्पष्ट कोई कहने से हिचकता है, हम भी हिचक रहे हैं। एक चीज और चर्चा में छूट गई, उसको भी हम सिविलाइज जंगल राज ही कहेंगे। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। पिछले कुछ वर्षों में रोजगार मिला तो नहीं, लेकिन कितने के रोजगार छिन गए। चाहे उसमें गलती केंद्र की हो या राज्य की, उसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन रोजगार तो छीने गए हैं और रोजगार मिले नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। एक और सिविलाइज जंगल राज इसकी चर्चा होनी चाहिए कि कोरोना के इशू में पूरे देश में जो कार्य करने वाले हमारे सीमांचल के या प्रदेश के या यूपी के जो लेबरर्स थे, देश के निर्माण में जो लेबर का जो योगदान होता है वो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होता है, मेरा अपना मानना है। जी। उसको भेड़ बकरी के तरह, उसको जानवर के तरह छोड़ दिया गया। इसको सिविलाइज जंगल राज नहीं कहेंगे क्या? क्या उनका देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं है क्या? उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्या? काहे छोड़ दिया गया? वो इलेक्शन में इशू नहीं है क्या? कैसे आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? जिसके लोगों में पीड़ा है, जो साइकिल से 1300 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर कुछ पैदल चल के आया, क्या वो वोट में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या? जी विजय जी, लेकिन आपकी बात ठीक कह रहे हैं जी। ये समय खत्म हो रहा है कि न पक्ष न विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना रहा है। जी विपक्ष को भी तो मुद्दा कम से कम, उनका विपक्ष का भी उतना ही मतलब ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है जितना पक्ष का है। मतलब अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं जी। हम बात को के लिए जिनका कोई नहीं होता जी। तो ये आगे हम इस मुद्दे पर और इसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। जी ठीक है, आगे हम इस मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे। आज आप तीनों हमारे साथ जुड़े, किशनगंज से डॉक्टर सजल प्रसाद जुड़े, पूर्णिया से श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जुड़े, और रोहतक हरियाणा से सीनियर जर्नलिस्ट शंभू भद्रा जुड़े, और आगे क्या हो सकता है इस पर चर्चा की। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का ब्लैक एंड व्हाइट। अगले एपिसोड में हम किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।